खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बड़े ही अरमानों के साथ जयपुर, कोटा और जोधपुर में दो निगमों का ऐलान हुआ था। एक तरफ पार्टियों और नेताओं में महत्वाकांक्षाएं जागी थी, तो दूसरी तरफ जनता ने छोटे निगमों से बेहतर विकास का सपना संजोया था। लेकिन इस ऐलान के बाद चुनाव संभव होते उससे पहले देश को कोरोना ने अपनी जद में ले लिया और टलते टलते आखिरकार कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डबल निगम चुनाव हो रहे हैं। लेकिन कोरोना रोकथाम में जनता के लिए काम कर रही पार्टियों को तैयारियों का वक्त कम मिला। बेहद आपाधापी के बाद संभव हो पा रहे इन चुनावों में अब देखना है ऊंट किस ओर बैठेगा। नामांकन का दौर पूरा हुआ। इस दौरान एक बात तो साबित हो गई कि दोनों ही बड़ी पार्टियों को गुटबाजी और भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ जीत हासिल करनी है तो दूसरी तरफ अंदरूनी कलह के अंजाम से भी निपटना है, यानी डबल निगम, दोहरा घमासान। आज यही है मुद्दा और इसी पर होगी बिग फाइट। तो नामांकन थमा, सज गया है रण। कहीं गुटबाजी का खतरा तो कहीं भीतरघात की है शंका। दिलचस्प रहेगा ये डबल निगम का चुनाव, क्योंकि ये है दोहरा घमासान। बिग फाइट पे बहस आज इसे हम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी, कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, महिपाल महला जी हैं, आरएलपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। देखिए, वक्त तो कम मिला, लेकिन एक बात जो नजर आई, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ज्यादा नजर आई मैदान में या टिकट कैंडिडेट चुनने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ संगठन का उतना महत्व या ये कह सकते उतना योगदान नजर नहीं आया इस बार के चुनाव में। ऐसा क्यों? कुछ दूरी नजर आई संगठन की। देखिए श्वेता जी, राजस्थान में संगठन में कुछ हेरफेर होना है, तो वो सही है कि संगठन में इतना अभी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है। लेकिन एमएलएज हैं, हारे हुए एमएलएज हैं, दूसरे लीडर्स हैं, सब ने मिलकर जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, निश्चित तौर पे सही डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्टी लेवल से, पार्टी लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और फिर दूसरी बात है कि बीजेपी कहती है, गुटबाजी की बात करती है, लेकिन गुटबाजी बीजेपी में ज़्यादा है। पहली दफ़ा जो विधायक बना वो प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, और सीनियर मोस्ट जो लीडरशिप जिनके पास है उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दिल्ली तक उनकी हालत ख़राब कर रखी है। तो ये जो गुटबाजी है बीजेपी में ज़्यादा है। कांग्रेस तो एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, उसका आपको पूरे प्रदेश में कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी बहुत शांतपूर्ण वातावरण चल रहा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस इन निगमों के चुनाव में विजय हासिल करेगी और अपना बोर्ड बनाएगी, चेयरमैन बनाएगी। ठीक है रामनारायण मीणा जी, दावा आप लोग भी कर रहे हैं, दावे बीजेपी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। वासुदेव देवनानी जी, आपने सुना रामनारायण मीणा जी ने साफ तौर पर कहा कि जीत तो कांग्रेस की होनी है और गुटबाजी की बात बीजेपी कर रही है, जबकि बीजेपी में गुटबाजी ज्यादा है। और आज यही बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस में जो गुटबाजी उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? क्योंकि घमासान की बात जब की जाती है, अंदरूनी कलह की बात की जाती है, तो बीजेपी का नाम भी सामने आता है। श्वेता जी, कांग्रेस के केवल हवाई सपने देख रही है, वह धरातल से दूर है। ये कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने टिकट का वितरण नहीं कर सके, लिस्ट जारी नहीं कर सके, इस भय से कि कोई भर जाए। इन्होंने आखिर केवल रात को बुला के पर्सनल उसको डर के छिपके हुए देते हैं कि तू सिंबल ले जा, तो कल सुबह फॉर्म भर देना। उसके बाद लिस्ट जारी करते हैं, तो उससे मालूम हो जाता है कि इनके यहाँ कितनी गुटबाजी है। और जितनी इनकी मीटिंगें हुई, आप अखबार में पढ़ चुके हो, शांति धारीवाल, ज्योति खंडेलवाल में क्या बात हुई, प्रताप सिंह खाचरियावास और बाकी क्या बात हुई, ये तो सड़कों में झगड़े आ गए। हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि हमारे संगठन और जनप्रतिनिधि, क्योंकि एक ही सब, वो भी संगठन के पार्ट हैं, हमने मिलकर के हमारे प्रत्याशियों को तय किया, और वो सारे प्रत्याशियों ने इतने शॉर्ट टाइम में सारे हमने नामांकन हो गए। और मैं समझता हूँ कि उस नाते, और सारे आज फील्ड में थे हमारे जितने भी विधायक थे, इस नाते निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि दोनों निगमों पे भाजपा का कब्जा होगा। जनता संगठन के और नाते हमारे मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, इवन हमारे बूथ समितियां हमारी सक्रिय हैं। तो एक एक बूथ का जो हमारा ढांचा है वह निश्चित रूप से छोटे चुनाव में बहुत बड़ा काम संगठनात्मक ढांचा करता है, वो निकाल करके लगाना। ये जनप्रतिनिधि आपस में जनक कार्य क्या हुआ, आप एक एक एमएलए का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये इन्हीं का संगठन है, लेकिन जिस प्रकार से इनके यहाँ
विद्रोह हुआ है। कल आप सुबह सूची पढ़ लेना, इनमें से कितने लोगों ने इनके फॉर्म भरे हैं और किस प्रकार के छिप छिप करके अंधेरी रात में इन्होंने सिंबल बांटे हैं और इनके नामांकन भरवाए। उससे सिद्ध होता है कि इनके यहाँ पूरी तरह गुटबाजी है, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। देखिए देवनानी जी भी हवाई बात कर रहे हैं, सामने तो है नहीं, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ देवनानी जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं। अब तो आपके गुटबाजी लीडर्स के एमएलए की बात करें, मैं कहता हूँ देश में क्या चल रहा है ये भी मतदाता देखेगा। देश में रेल की पटरियां जो बेची जा रही है आपकी पार्टी के द्वारा, जो बर्बाद किया जा रहा है, 27 PSQs बेचे गए हैं, जनता बहुत परेशान है, सर्विसेज खत्म हो गई है। केंद्र देश पे तो बाद में जाएंगे, पहले राज्य निगम चुनाव की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल वो सारा निगम चुनाव में गली नाली के लिए निगम चुनाव में राजस्थान आएगा, देश नहीं आता है। देश को जिस तरह बर्बाद किया जा रहा है निगम में नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता, एक भीख मांगने वाला भी देखिए अब कंपटीशन शहर की सरकार बनाने में जो कंपटीशन बीजेपी कांग्रेस में होता है, लेकिन महिपाल महला जी अब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, उसके बाद अब शहर की सरकार के रण में भी आरएलपी उतर गई है, क्या वजह रही में? श्वेता जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में एक भ्रम फैलाया गया था कि ये पार्टी गांव की, किसान की और नौजवानों की पार्टी है। शहर के वोटरों का इस पार्टी के प्रति कोई रुझान नहीं है। इस मिथ्या को तोड़ने के लिए हमने कुछ घंटों पहले, आज से लगभग 90-95 घंटे पहले हमने बैठ के तय किया कि इस भ्रम को हम लोग तोड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल और हमारी पूरी कोर कमेटी ने बैठ के तय किया कि हम चाहे कम सीटों पे हम चुनाव लड़े, पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे हमारे प्रत्याशी चयन के लिए। और आज मैं बड़े आपके चैनल पे इस बात को जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने रात को लेट तक और सुबह तक भी उनकी टिकटें जारी हो रही थी। किसका डर था? और जिन नौजवानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कहा जाता है, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आप उठा के देख लीजिएगा, 35 साल से नीचे कितने नौजवानों को टिकटें दी हैं। 55% नौजवानों को टिकटें कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को ये डर था कि हमारा जो कार्यकर्ता है, जो हमसे टिकट लेने के लिए जो टिकटार्थी आए हैं, यदि उनको टिकट नहीं दी गई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दरवाजे पे जाके हमारे खिलाफ बोतल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमने इस मिथ्या को तोड़ने का काम किया है। हाँ, हम सब जगह सिंबल नहीं बांट पाए, हमारी नई पार्टी है, बहुत सारी टेक्निकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर हमने कुछ घंटे पहले तय किया और आज हमने हमारे प्रत्याशी कई आरएलपी को इसका भी तो फायदा नहीं है कि जो बगावत करेंगे फिर वो बीजेपी के कांग्रेस को हो तो वो आरएलपी के साथ ही आएंगे और इस तरह से एक मजबूती के साथ आरएलपी नहीं। हम तो पहले दिन से, हम कोई चोरी छुपे ये बातें नहीं कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, अच्छे लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कुंठित महसूस कर रहे हैं, उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल खोल के स्वागत कर रही है। लेकिन जब टिकट देना होता है ना, जब टिकट वितरण करना होता है महिपाल जी, तो अच्छे बुरे नहीं, बस जिताऊ कैंडिडेट पर दाव लगाना हर कोई चाहता है जो जीत के आ जाए। योगेश जी, अब बीजेपी कांग्रेस की हम बात करें, सबने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन एक अहम बात है, दोनों की रणनीति में कितना फर्क आपको नजर आया है? क्योंकि आप बिल्कुल करीब से, अभी जब तक एनालिसिस भी हो रहा था कैंडिडेट्स को लेकर, टिकट देने को लेकर, लिस्ट जारी करने को लेकर, और बार बार ये कहा जा रहा है कि लुका छिपी तौर पर नाम सामने आ रहे थे और 1-2 जनप्रतिनिधि को छोड़ दिया जाए जिन्होंने सामने लिस्ट जारी की, उसके अलावा कोई भी इस तरह से नहीं कर पाया, उसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट का जो स्टाइल है वो डिसिप्लिन रहता है, सूचियां भी जारी की जाती है। कांग्रेस का कमोबेश देखा गया है कि आखिरी वक्त तक सूची जारी करते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में, क्योंकि रामनारायण जी ने सही कहा कि टीम नहीं बनी टोटासरा जी की और पीछे संगठन को एक सीमित दायरे में रख दिया गया, और यही कारण है कि पीसीसी के जरिए सूची जारी ना होकर जनप्रतिनिधियों के जरिए जारी हुई, और वो मिस मैनेजमेंट इतना ज़्यादा रहा कि कई घंटों तक, जब नामांकन दाखिल होने के कई घंटों बाद भी सूचियां सामने आती रही। लेकिन ये रणनीति का पार्ट भी हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अलग स्टाइल हो सकती है। जनप्रतिनिधि विरोध के मद्देनज़र भी सूचियों को अपनी पॉकेट में रखकर कुछ देर बैठ सकते हैं, लेकिन जब चुनावी समर होता है तब इतनी बातें सोची नहीं जाती, तब आपको सामने आना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल सामने आएंगे, और जो विरोध है वो दूसरे तरीके से भी सामने आ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस पूरे अब तक के श्वेता हमने देखी, बीजेपी ने दिल खोलकर मुसलमानों को टिकट दिया है। जयपुर के अंदर दिल खोलकर मुसलमानों को टिकट दिया है, और कई तो ऐसे चेहरे दे दिए बीजेपी ने कि अब कांग्रेस को भी रणनीति उस मुकम्मल तौर पे बनानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आदर्श नगर में बाबा रियाज बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, उनके पोते को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है।
और ऐसी और भी कई चेहरे हैं। तो ये क्यों दिया गया? एक तरफ हमने ये देखा कि जयपुर हेरिटेज में बीजेपी ने हिंदू कार्ड भी खेला, राष्ट्रवादी कार्ड भी खेला, वहाँ पर विमल अग्रवाल सरीखे कई हिंदुत्व के जो पुराने चेहरे हैं उनको भी टिकट दे दिया, मनीष पारिक जैसे पुराने कद्दावर नेताओं को भी टिकट दे दिया। तो वहाँ के कार्ड से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार पूरी तरह वहाँ पर राष्ट्रवादी चेहरे को ही सामने लाएगी। लेकिन जब मुसलमानों के टिकट वितरण में बीजेपी ने दिल खोल कर टिकट दिए तो उससे ये भी लग गया कि बीजेपी कांग्रेस के बेस जो वोट बैंक है उसमें भी सेंध लगाएगी। लेकिन कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ा दाव है कड़ी से कड़ी जोड़ना, क्योंकि निगम के चुनाव में, लोकल बॉडीज़ के चुनाव में ज़्यादातर सरकार का जो एक फेस है उसको भी देखा जाता है। और कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना में जो काम किया गहलोत सरकार ने शहरों में, ना केवल शहर बल्कि पूरे राजस्थान में, वो अपने आप में मिसाल है पूरे देश के अंदर। तो वो एक प्लस फैक्टर यहाँ कांग्रेस के साथ नज़र आएगा। दूसरा, जयपुर में बीते विधानसभा चुनाव में जो बड़ी तादाद में कांग्रेस का यहाँ परचम फहराया गया, बड़ी तादाद में एमएलए जीते, बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा जीते, तो वो लाभ यहाँ कांग्रेस पार्टी को राजधानी मिल सकता है। कोटा के अंदर शांति धारीवाल कांग्रेस के पोस्टर चेहरे हैं और इसके साथ ही वहाँ पर जो एक अंदरूनी तौर पर जो वहाँ पर्दे के पीछे भी कांग्रेस और बीजेपी का जो रणनीतिक खेल चलता है उसमें हो सकता है दोनों बांट लिए जाएं, जो भी रामनारायण झा जानते हैं वहाँ की हाड़ौती की राजनीति को। दूसरा, जोधपुर है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ पर कई प्रतिष्ठाएं दांव पर हैं और वहाँ पर भी टिकट वितरण और सूचियाँ जारी करने में काफ़ी देरी कांग्रेस पार्टी की हुई है। तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो जोधपुर शहर का मिजाज भाजपाई जनसंघी रहा है, उस मिजाज को विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने तोड़ा था, लेकिन अब निगम के चुनाव में इसी तरह के मिजाज को कैसे कांग्रेस तोड़ पाएगी और कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल रहने वाला है। बिल्कुल वासुदेव जी, अब देखिए बीजेपी की बात की जाती तो एक मिथक ही था और ये तय भी माना जाता था कि किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देती है बीजेपी। और आपने जैसा कि अभी कहा भी कि बीजेपी पूरी तरह से रणनीति के साथ चलती है और बिल्कुल इस बार बीजेपी संगठन की बात की जाए तो पूरी ताकत संगठन ने इस बार दिखाई है अपनी। लेकिन क्या वजह आप मानते हैं अल्पसंख्यक को क्या कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हम जनता के बीच में, या रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया गया? ये मोदी जी का प्रारंभ से ही कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस आधार पे हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और जहाँ पे वो जीत सकते हैं और पार्टी के साथ उनके विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को हमने यहाँ पे टिकट दिया है। और उस आधार पे हम दावा कर सकते हैं कि इस बार निश्चित रूप से अल्पसंख्यक भी ठीक स्थिति में जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से निगम के जो मुद्दे हैं वो मुसलमानों को भी इफेक्ट करते हैं और हिंदुओं को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बिजली का बिल करंट मार रहा है सबको, वह निश्चित रूप से इसमें मुद्दा चलेगा। जिस प्रकार से इन्होंने जो है सड़कों पे खड्डे हैं, 1.5 साल पहले 6 साल तो इन्होंने अपना मेयर बनाया और फिर साल भर से जो ये लिकाछिपी चली, आज सड़कें टूटी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो सबको, जनता को, चाहे वो किसी भी जाति किसी समुदाय का हो, सबको प्रभावित करता है। वो बड़ा त्रस्त है। जिस प्रकार से अभी योगेश जी कह रहे थे कोविड का भी, कोविड में आज निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरी तरह जयपुर में तो कम से कम पूरी तरह फेल हुए कि इनका कहीं किसी प्रकार का इन्होंने सबको संभाला नहीं। अंदर शहर का जो है उससे उनको कोई सहायता पहुंची नहीं। रात दिन हमारे प्रतिनिधि का फोन आते थे, उन्होंने वहां पे उनके घरों पे पहुंचाया। ये इफेक्ट करेगा। लेकिन वासुदेव जी, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो निगम में पिछले 5-6 सालों में आपके मेयर होने के बावजूद भी तो सही तरीके से चल नहीं सकी। जितना हंगामा इन 5-6 सालों में इस कार्यकाल में देखने को मिला निगम में, उतना तो कभी देखने को नहीं मिला। आप ही के तो मेयर थे, बार बार मेयर बदलना पड़ रहा है, मीटिंग्स हो नहीं पा रही थी। ऐसे में क्या इस बार बहुत सिलेक्टिव कैंडिडेट्स रखे गए? श्वेता जी, जनता तय करेगी कि हमारे 4 साल में क्या हुआ और पिछले 1.5 साल के अंदर क्या हुआ। ये जिंदगी दोनों के तुलना का आप सबके सामने मौका आ गया। पहले तो हमारी केवल निगम की आपको जनता को लगता था ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन 1.5 साल के अंदर तो और जो है खड्डे ही खुदे हैं, तो उस प्रकार का भी जनता करेगी। हमने रणनीति के तहत निश्चित रूप से हमने ऐसी रणनीति पुराने सब लोगों को भी दिया है, अनुभवी लोगों को भी दिया है, जवानों को भी दिया है, अनुभवी लोगों को भी दिया है। चलिए, यानी युवा और अनुभवी दोनों साथ निगम को अच्छे से चलाएंगे, ये कोशिश बीजेपी के इन अगर टिकट वितरण के दौरान ख्याल रखा गया है। रामनारायण जी, अब देखिए
काम जनता के होने चाहिए। और आपके मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निगम और सरकार दोनों मिलकर विकास को आगे लेकर चलेंगे, निगम की भी भूमिका अहम होती है। कितने आश्वस्त इस बार जीत को लेकर, क्योंकि पिछले कार्यकाल भी जनता देखेगी और आपकी सरकार का भी 1.5-2 साल देखेगी? देखिए श्वेता जी, जिसकी स्टेट गवर्नमेंट होती है करीब करीब उसी के निगम और लोकल बॉडीज में बहुमत मिलता है, क्योंकि जनता को पता है कि ये सरकार हमारा काम कर पाएगी, उसी का आदमी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहिए, जैसा अभी बताया गया। तो जयपुर का तो साफ है, जयपुर में ये तो कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने काम जयपुर में हुए हैं इससे ज़्यादा बीजेपी के टाइम पे जयपुर में गड्ढे हुआ करते थे, और फिर बीजेपी के टाइम पे देवनान जी को पता है, तो मंत्री हुआ करते थे, 60 किलोमीटर दायरे की सारी चारागाह जमीन भी इन लोगों ने बेच दी है। ये सब पता जनता को है। जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी और जयपुर का विकास होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने परिवहन में विभाग में कितना भ्रष्टाचार किया, अब वो आप विधानसभा में बोलते नहीं हो, वहाँ तो मुंह बंद रहता है, यहाँ मेरे सामने बोल रहे हो, थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात। आपकी वहाँ अरे मैं आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, विधानसभा में जबान नहीं खुलती आपकी, क्या आपके लीडर की नहीं खुलती? मैं भी आपका करता हूं। करते हो आप उनके खिलाफ बोलते हो जो ईमानदार लोग हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरी जनता के सामने किस मोड़ पे वो कह रहे हैं? आप मुझसे क्यों कहते हो विधानसभा में बोलते नहीं? कौन कहता है भ्रष्टाचार का? अधिकारी पता होना चाहिए कि देवनानी जी, अधिकारी का करप्शन मंत्री का नहीं होता। आपके डिपार्टमेंट चलिए ठीक है, देखिए अब आप पुरानी फाइल्स खोलेंगे तो बहुत सारे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कुछ नेता होते हैं, कभी लिप्त हो जाते हैं, कभी निकल आते हैं, साफ कोई से। ठीक है, ये चाइना की बात करते हैं, एक सारा का सारा इन्होंने थर्मली चाइना को दे दिया। चलिए ना, चाइना और दूसरे राज्यों की बात रहने दीजिए ना, हम तो अभी 3 जो हमारे डबल निगम, हम उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं सर वासुदेव जी। ठीक है योगेश जी, एक अहम पार्टी में, ठीक है योगेश जी, एक बात और है कि वक्त क्योंकि कम मिला है, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि इसे और बढ़ाया जाए, मार्च तक हो, पोस्टपोन्ड हो, बीजेपी चाह रही थी हो। अब क्योंकि कोर्ट से आया फैसला, आदेश आए और इसके बाद से तुरंत ही सब चीजें तय कर ली गई, लेकिन क्या ये वक्त कम मिलना भी इफेक्ट करेगा रिजल्ट्स में? क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, प्रॉपर कैंडिडेट, जल्दबाजी में कैंडिडेट भी चुने गए हैं, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट रिजल्ट में पड़ेगा जीत हार को लेकर? बहुत अच्छा सवाल है श्वेता जी, और इसकी चर्चाएं हैं जी राजनीतिक हलकों में, चुनावी हलकों में। और क्योंकि बीजेपी का जो वोटर या बीजेपी का जो वोटर जिसकी मानसिकता रहती है रिहायशी इलाके, मध्यम वर्ग, क्या वो उस तरीके से वोट डालने निकलेगा? और कांग्रेस का जो वोटर है वो सब जानते हैं कि कांग्रेस के वोटर का स्टाइल क्या रहता है और कांग्रेस का वोट कार्ड्स क्या रहते हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस निश्चित है कि उनका वोटर निकल के वोट डाल देगा, और उस तरह की रणनीति कांग्रेस को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बीजेपी को यहाँ दिक्कत आएगी। बीजेपी को प्रबुद्ध वर्ग या जो मध्यम वर्ग या रिहायशी वर्ग, जो बीजेपी का पेरेंटली वोटर कहा जाता है, उसको बूथ तक लाने में पूरी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब ये अलग बात है कि शहरों में बीजेपी का बड़ा नेटवर्क रहता है, उनके पास टीम रहती है, कार्यकर्ताओं की एक टोली रहती है जो बूथ के बाहर भी बैठती है, तो घर से लाने का भी काम करती है। लेकिन इस बार मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं कांग्रेस के टिकट वितरण में, जिनको बताना लाजमी इसलिए होगा कि जो बीजेपी का जो मूल वोट बैंक है, जिनको हम कहते हैं मूल ओबीसी का, जो राजधानी के अंदर एक बड़ी ताकत रखता है किसी को भी हराने और जिताने में, ब्राह्मण वैश्य वोट बैंक के अलावा, उस पर बड़ी निगाहें साधी गई। शेड्यूल कास्ट के वोट पर भी बीजेपी ने फोकस किया। तो मूल ओबीसी का जो वोट बैंक है उस पर जो बीजेपी का जो पेरेंटल वोटर है उसको लेकर कांग्रेस ने कई अच्छे इस बार चेहरे दिए हैं। अब क्या असर डालते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के कई नामचीन परिवारों के सदस्यों को भी अपने साथ लाकर टिकट देना पड़ा। तो वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो वैसे चेहरे उसी पार्टी से मिल सकते थे। तो एक जो एक फिजा बदलने की कोशिश यहाँ की गई है, उसका कितना असर होगा, और कुछ ऐसे चेहरे लड़ाए गए जिनको अभी से मेयर कहा जा रहा है, अभी से डिप्टी मेयर कहा जा रहा है, तो वहाँ पर किस तरह का चुनाव होगा। और जहाँ तक जोधपुर और कोटा की बात है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के फैक्टर्स को अपनाकर टिकट दिए गए हैं। तो मूल ओबीसी वोट बैंक को जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने साधने की कोशिश की है, तो वहीं जो कांग्रेस का पेरेंटल वोट है एससी और एसटी,
उस पर फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएलपी का जो मेन वोट बैंक है जाट, उसको भी टारगेट किया है। अब किस तरह से काफ़ी चेहरे जयपुर में भी दिए गए हैं उस कम्युनिटी से, और काफ़ी चेहरे आरएलपी के ओमकार के बाद टारगेट किया जा रहा है कि अपने तो अपने बने रहें और दूसरे में भी सेंधमारी की जा सके ताकि एक अच्छी जीत दर्ज कर सके। लेकिन महिपाल जी, लास्ट मोमेंट पे आरएलपी का ये डिसीजन लेना कि हम भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, क्यों? बीजेपी कांग्रेस में मेन कंपटीशन होता है, आरएलपी ऐसा क्या नया कर लेगी? क्या लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं आप लोग? कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे? अपनी पॉजिटिव चीजें लेकर पहुंचेंगे या बाकी जो दो पार्टियां उनकी नेगेटिव चीजें जनता को दिखाएंगे? देखिए श्वेता जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो अलायंस के रूप में हम बात करें तो हम एनडीए घटक दल का पार्ट हैं, पर कहीं ना कहीं आदरणीय वासुदेव जी बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो सुन रहे हैं मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग, प्रदेश के नेताओं के दिमाग में ये था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ हम गठबंधन करें तो सिर्फ जब गांव के चुनाव हों, जब पंचायत राज के चुनाव हों, जिला परिषद और प्रधानी के चुनाव, उस समय हमें करना चाहिए। शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या बनता है? हमने देखा कि जो पार्टियां ये सोचती हैं कि हमारा ये वोट बैंक तो फिक्स है, यही वोटर है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2013 में 163 सीटें दी थी, वही वोटर था जिसने 73 पे लाके अटका दिया। और अभी ये माना जाए, और सब लोग इस बात को मानते हैं कि शहर का जो वोटर है उसका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है, पर जो ये 30% जो पिछली नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए उनके नतीजे हम सबके सामने हैं। ये वोटर किसी की बपोती नहीं है कि किसी के बंद के नहीं रह सकता। लेकिन एक बात बताइए, क्या दिल से बीजेपी से आरएलपी नहीं जुड़ पाई है? एनडीए की जब बात आती है तब वहां पर तो शामिल हो गए, लेकिन अगर हम और प्रदेश में भी साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब शहर की सरकार की बात आती है तो फिर इतना मतभेद क्यों है? साथ आके खड़े होते ज्यादा मजबूती से जीत दर्ज कर सकते थे। मैं यही तो कह रहा हूं। आदरणीय देवनानी जी अभी लाइव डिबेट में हैं, इसका जवाब वो मेरे से ज्यादा बेहतर देंगे। ठीक है, वासुदेव जी से इसका जवाब लेते। वासुदेव जी, एक और जवाब जी ले लीजिएगा श्वेता जी उनसे कि जी वसुंधरा राजे ऐसा है श्वेता जी को कितना मान सम्मान टिकट वितरण में दिया गया, आवश्यकता या होती है। बिल्कुल ही अब ये वसुंधरा राजे ने इंटरेस्ट लिया कि है, नहीं अपने लिया? प्रसार चाह रही है तो लोकतांत्रिक इनको पूरा अधिकार है कि अपना प्रसार करें। अब इस नाते स्थानीय चुनाव में कई बार होता है, कई विधानसभा चुनाव में, कई लोकसभा चुनाव में, कई स्थानीय चुनाव में अलग अलग प्रकार की रणनीति बनती है। उसे आरएलपी ने सोचा है, लेकिन मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि इनके कैंडिडेट खड़े होने से भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वासुदेव जी, वसुंधरा राजे ने दिलचस्पी नहीं ली या बीजेपी ने, प्रदेश बीजेपी ने वसुंधरा राजे के लिए दिलचस्पी नहीं ली इन निगम चुनाव में? कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो या इस पूरी प्रोसेस में? नहीं, वो भी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे समय समय पर हमारे अध्यक्ष जी उनसे चर्चा करते रहते हैं। देखिए, आप लोग की आपसी चर्चा होती है, लेकिन जनता भी देखना चाहती है, इसका जवाब स्थापना में रहती है, जनता भी जानना चाहती है कितनी संलिप्तता है नजर आए तो जनता को भी अच्छा लगता है। रामनारायण जी, क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि बार बार आप लोग भी ये सवाल उठाते रहते हैं। ये आपको ध्यान है, पिछली दफा जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी, दूसरे पायलट ने कोई आप देवनानी जी कृपा करके सुनिए, आप ही एक लैंडेड नहीं हो, हम भी छोटे मोटे कहीं पत्थर पे लिखने वाले। अरे आप भी तो सुनिए। अरे भैया, तुमने पढ़े होंगे, हमने भी खोर बांटी है तेरे लिए दादा यार, क्या करता है यार। मैं जो कह रहा हूँ, पिछली दफा जब देवनानी जी मंत्री बने उस समय देवनानी जी प्रधानमंत्री ने वसुंधरा जी के नमस्कार का जवाब भी नहीं दिया। ये वो बुलेंट लेडी है जिसको दिल्ली जाती है तो तेल का मच जाता है, यहाँ भी क्योंकि उसकी अनुपस्थिति सुनिए आप, मैं तो जानता हूँ, लेकिन प्रदेश में देखिए अहमियत अलग है। कोई दूसरा चेहरा बीजेपी में कितना भी खड़ा हो, लेकिन उतनी मजबूती के साथ नजर नहीं आता। सारे मिलकर के उसको निपटा रहे हैं। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नामांकन का तो आज आखिरी दिन था पहले चरण की अगर हम बात करें, लेकिन ये तो तय है कि ताल ठोक दिए बीजेपी कांग्रेस ने। आरएलपी भी मैदान में उतर आई है, अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश भी है, तो कवायद इस चीज की भी कि दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, कैंडिडेट जिताऊ उतारे जा सके, जो भी रणनीति अपनाई जा सकती है वो अपनाई गई है। लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि किसके साथ जाना है, किसके हाथ में शहर की कमान देनी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।